जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने देश भर के ऐसे राजनेताओं के बीच दहशत फैला रखी है जो कि बीजेपी विरोधी पार्टियों में शामिल हैं। और उन राज्यों में ईडी काफी सक्रिय नजर आ रही है जहां पर गैर बीजेपी सरकार है। और जहां पर बीजेपी सरकार है भी जिन राज्यों में, तो वहां भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता ईडी के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, दक्षिण भारत के राज्य, हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि ईडी इन दिनों कितनी सक्रिय है और किस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनको समन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, घंटों बिठाया जा रहा है और कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी हो रही है। अभी हमने देखा झारखंड में क्या हुआ। तो ईडी की दहशत का ये जो माहौल फैला हुआ है देश में और खास करके बीजेपी विरोधी पार्टियों के बीच, तो कुछ आपराधिक किस्म के लोग इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और ईडी का डर दिखाकर अपनी काली कमाई कर रहे हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया जिसमें कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनकी गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जो नतीजे सामने आए उसने सभी को चौंका दिया। लेकिन इस बीच इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया जब इस केस के बारे में टीएमसी के सांसद, तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। तो उसके बाद मुंबई पुलिस और इन सांसद महोदय के बीच ठन गई और फिर इतनी ठनी कि मुंबई पुलिस को अपना एक ट्वीट, अपना एक पोस्ट जो कि पुलिस ने इन सांसद महोदय को धमकाते हुए लिखा था, उसको डिलीट करना पड़ा। तो पूरा मामला क्या है, आइए संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मामला ऐसा है कि हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक बिल्डर की शिकायत पर दूसरे बिल्डर को गिरफ्तार किया। एक शिकायतकर्ता बिल्डर और दूसरा आरोपी बिल्डर। अब किसी वक्त में ये जो शिकायतकर्ता बिल्डर है और ये जो आरोपी बिल्डर है, ये आपस में पार्टनर हुआ करते थे। दोनों मिलकर रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लेते थे। इन्होंने एक बांद्रा में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लिया हाथ में। तो जिसकी ओर से प्रोजेक्ट दिया गया था वो आरोपी बिल्डर के काम से खुश नहीं था। तो उसने ये किया कि आरोपी बिल्डर के हाथ से प्रोजेक्ट वापस ले लिया और पूरा ही प्रोजेक्ट शिकायतकर्ता बिल्डर को दे दिया। शिकायतकर्ता बिल्डर ने क्या किया कि जितना बकाया बनता था आरोपी बिल्डर का वो निपटा दिया और उसकी एक डीड भी कर दी, कानूनी कागजात भी बनवा लिए। अब शिकायतकर्ता बिल्डर को लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो शिकायतकर्ता बिल्डर था उसने एक बार एक कॉफी हाउस में, जो आरोपी बिल्डर था उसने शिकायतकर्ता बिल्डर को एक कॉफी हाउस में कॉफी पीने के लिए बुलाया और वहां पर उसको डराया धमकाया गया, शिकायतकर्ता बिल्डर को, और कहा गया कि 164 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान को भी खतरा रहेगा और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तुम्हारे पीछे लग जाएगी, ईडी में तुम्हारे खिलाफ शिकायत हो जाएगी। तो जब इस तरह से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की गई तो ये जो शिकायतकर्ता बिल्डर है ये गया गृह मंत्रालय के पास, महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के पास, जिसके मुखिया हैं देवेंद्र फडणवीस। और फिर मुंबई पुलिस को आदेश दिया गया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जांच हो। तो मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू की। जांच में जो आरोपी बिल्डर था उसको गिरफ्तार तो किया ही, उसके साथ साथ और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो जो आखिरी शख्स की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम हीरेन भगत है और वो रोमी भगत नाम से भी मशहूर है, उससे बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस रोमी भगत के खिलाफ पुलिस ने जब कार्रवाई अपनी शुरू की और इसके ठिकानों पर छापेमारी की तो पुलिस को बहुत सारी ऐसी सामग्री मिली जिसने उसे चौंका दिया।
इसके पास से तमाम ऐसे कागजात मिले जो कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच से जुड़े थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थे। कई कंपनियों के अंदरूनी कागजात इससे बरामद हुए। उन कंपनियों के खिलाफ किस तरह के मामले चल रहे हैं, किस तरह की शिकायतें दर्ज हुई हैं, ये तमाम कागजात मिले, बड़ी तादाद में मिले। इसके अलावा भी और कुछ मिला। 3 विदेशी हथियार बरामद हुए, 150 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जेवरात बरामद हुए और करोड़ों में 5 करोड़ से ऊपर की रकम भारतीय और विदेशी मुद्रा में बरामद हुई। तो ये सारा कुछ कथित तौर पर इन रोमी भगत के पास से बरामद हुआ। अब इन रोमी भगत के बारे में यह बताया जाता है कि ये लाइजनिंग का काम करते थे। ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। और आरोप यह लगा कि रोमी भगत जबरन उगाही करते थे बिल्डरों से, यह आरोप लगाते हुए कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो फिर ईडी में फंसा दिया जाएगा। और ये विक्टिम से खुद को ईडी का प्रतिनिधि बताकर, ईडी अधिकारी का प्रतिनिधि बताकर उससे पैसों की डिमांड करते थे। इस मामले में सवाल उठा कि क्या ये सारा कुछ ईडी की मिलीभगत से चल रहा है? क्या इसमें ईडी अधिकारी भी शामिल हैं? और हाल ही में एक ईडी अधिकारी का तबादला किया गया था, तो सवाल उठा कि कहीं इसी मामले का तो नहीं है। लेकिन ईडी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि ईडी ने भी अपनी अंदरूनी जांच की और पता चला कि ईडी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ईडी के नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा था और जिस अधिकारी का तबादला भी किया गया उसका भी इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। और जो ईडी से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए इस रोमी भगत के पास से, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। लेकिन जब अखबारों में इस पूरे मामले की खबर आई तो फिर तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं साकेत गोखले, तो इन गोखले जी ने, सांसद महोदय ने, एक खबर को अपने सोशल मीडिया के जो एक्स के हैंडल पर ट्वीट कर दिया। और ट्वीट करते हुए उन्होंने टिप्पणी भी की और आरोप भी लगाया कि ईडी एक्सटॉर्ट कर रही है मनी बीजेपी का फंड जुटाने के लिए, ईडी गिरोहों का इस्तेमाल कर रही है ताकि एक्सटॉर्शन के पैसे से बीजेपी के लिए फंड जुटाया जाए। इस तरह का आरोप लगाया टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने और एक्स पर शेयर किया उस अखबार के लिंक को। अच्छा, इस लिंक के शेयर करने के बाद में इस पर रिएक्ट किया मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने उनको टैग करके अपना एक जवाब लिखा और जवाब में क्या लिखा कि जिस रिपोर्ट को आपने कोट किया है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आपने इसको अपनी टिप्पणियों से और ज्यादा डिस्टॉर्ट किया और अपने नैरेटिव को ध्यान में रखकर आपने ये बातें लिखी। आपकी हरकत के कानूनी परिणाम होंगे और इस बारे में जल्द ही आप हमसे सुनेंगे। तो मुंबई पुलिस के इस जवाब को भी साकेत गोखले ने रिट्वीट कर दिया, यह कहते हुए कि देखिए किस तरह से मोदी सरकार में काम होता है। यहां पर मैंने ये बात कही ईडी के बारे में और यहां पर मुंबई पुलिस मुझे खुलेआम धमका रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इसमें फिर मुंबई पुलिस ने रिफ्यूट क्यों नहीं किया इस आरोप को। और फिर इसके बाद मुंबई पुलिस ने गुपचुप ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो इस पर भी साकेत गोखले ने सवाल उठाया कि बताइए कौन सा, क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछा कि बताइए कौन सा वो शख्स है जो कि आपका ये एक्स हैंडल कर रहा था, जिसने की ये पोस्ट डाली। आप इसका जवाब दीजिए, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में आपसे मिलूंगा। तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि मुंबई पुलिस अपनी ओर से किए गए किसी ट्वीट को डिलीट करती है और ये एक ऐसा ही मामला है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि किस तरह से ईडी के नाम का इस्तेमाल करके वसूली की जा रही थी। वैसे आपको बता दूं कि फरवरी 2022 में संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें कुछ लोगों के नाम उन्होंने लिए थे कि किस तरह से ईडी के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके एक वसूली का रैकेट चलाया जा रहा है। उन्होंने ईडी पर भी आरोप लगाया था, कुछ लोगों पर भी आरोप लगाया था, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन फिर हुआ ये कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया, एकनाथ शिंदे की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री बने और फिर बाद में उस मामले को वापस ले लिया गया।
तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।